अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पे कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक, ये एक लाइन है। अगर इस लाइन का इक्वेशन सपोज करो a1x प्लस b1y प्लस कुछ c1 इज इक्वल्स टू 0 है। भाई a b c कांस्टेंट है, कुछ x प्लस कुछ y प्लस c। और जो दूसरा लाइन है वो उसका इक्वेशन तो कुछ अलग होगा। तो मान लिया वो a2x है और b2y है और c2। ये a2 b2 इसको देख के घबराना नहीं है, बस जस्ट एक वेरिएबल है। यहाँ अब a1 यूज कर लिए हैं तो यहाँ a2 यूज कर लिया, जस्ट एक कांस्टेंट है a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट है बस। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए ध्यान से तो यही पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, तो कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि सर ये तो इस वाले लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस वाले लाइन पे भी लाई कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन satisfies, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस satisfy the equation of both lines। वो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? एज इट लाइज ऑन बोथ द लाइंस। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है तो दोनों लाइन के ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बात ये करते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पे लाई करेगा, दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। बट ये पॉइंट पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two lines, solve the equation of both the lines to get values of x and y। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है हमें, जो दोनों लाइन होगा ना, कुछ मान लो समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, दूसरा वाला भी कुछ x प्लस कुछ y मान लो प्लस कुछ इज इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। वही जो x, y आएगा, जो x और y की वैल्यू आएगी, वही x, y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आगे लिखो, the obtained value of x, y is the required point of intersection, ठीक है। कहना यह चाह रहा है, जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मान लो एक लाइन दे दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, दूसरा लाइन दे दिया x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y मिलेगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस होगा। ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, एक x और y निकाला जा सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? मान लो किसी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू कितना लिखा, 6 माइनस y। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में रख दिया। तो क्या बन गया, 3x है ना, ये हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है। तो 3x की जगह 6 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5।
तो ये आ गया तुम्हारा 18 माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, यानी 18 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 5, यानी y की वैल्यू आ गई 13। अब इस y को इस x में रख दो तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी, तो x हमारे पास क्या है 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 13 यानी x की वैल्यू आ गया -7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा -7। अभी बोला था ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कॉमा वाई हो जाता है, यानी -7x, 13, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस हो जाएगा। अब क्या प्रूफ है कि यही सही आंसर है, तो प्रूफ यही है कि बच्चे अगर ये सही आंसर है, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो दोनों लाइन पे लाई करेगा, मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करता हूं कि क्या हमने अपना आंसर सही निकाला है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखा मैंने, इन दोनों इक्वेशन को, एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं देखो रेड कलर से इस इक्वेशन को अगर पहले सेटिस्फाई करूं, तो इस पॉइंट को चेक करना है ना, -7, 13 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह -7 रखा, y की जगह 13 रखा, तो ये 3 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 13 आया इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया -21 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 5, यानी 5 इज इक्वल्स टू 5, यानी सेटिस्फाई हो गया। यानी इस लाइन पे, इस वाले लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। दूसरे वाले को देखो, x की जगह -7 प्लस y की जगह 13 इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो 6 इज इक्वल्स टू 6, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही आंसर है, वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। कोई दिक्कत पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में? तो सीधी सी बात है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाए तो चुपचाप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इफ पॉइंट लिखो, इफ पॉइंट a कॉमा b लाइज ऑन, या इफ पॉइंट दिस ना इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of lines 3x plus 2y is equals to 4, x minus y is equals to 3, then find a and b। a और b की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है एंड एक दूसरा नीचे इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, दिस एंड दिस। हमें अगर a कॉमा बी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब मान लो ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये मान लो मैंने वैसे ही दो लाइन खींच दिया, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। अब यहां पे ये पॉइंट हमारा a कॉमा बी उसने दे रखा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कितने बच्चों को लग रहा है कि सर अगर ये कॉमा बी इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, इसका मतलब कि a कॉमा बी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां a रख दो, जहां b है y है वहां b रख दो, तो ये 4 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में कह ही रहा है कि लाई करेगा, तो मतलब हम a और b रखेंगे तो 4 मिल ही जाएगा, उसमें डाउट है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट उसी लाइन पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फिर से a कॉमा बी इसी लाइन पे है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस लाइन को भी, यानी a माइनस बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो भाई दो इक्वेशन मिला, एक ये मिला एक ये मिला, तो दो इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व करके a और b नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली a की, 3 प्लस बी आया, इसको चुपचाप दूसरे में रख दो, किसी एक से, तुम्हारी मर्जी, तुम इसमें से a निकाल के दूसरे में रख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, अभी तो फिलहाल मैं इसकी वैल्यू ऊपर रख रहा हूं, तो कितना हो गया वो 3 इंटू ए, यानी a की वैल्यू है 3 प्लस बी, तो 3 इंटू 3 प्लस बी प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। यही है ना ये वाला इक्वेशन, 3 इंटू ए प्लस 2b, और a की जगह पे मैंने ये रख दिया। कितना हो गया सॉल्व किया तो 9 प्लस 3b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 9 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 4 एंड 5b इज इक्वल्स टू -5 एंड b इज इक्वल्स टू -1।
अब क्या करेंगे, तो सर b की वैल्यू मिलते ही इस b को यहां रख दोगे तो a निकल जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या गिवन है कि a इज इक्वल टू 3 प्लस बी, यानी a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, b की वैल्यू -1 है तो, यानी a की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा जो पॉइंट था a कॉमा बी वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2 कॉमा -1। अगर कैलकुलेशन सही है तो यही आंसर होगा। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तुम्हें तरीका समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या है सॉल्व करने का, कैसे करते हैं। कैलकुलेशन तो छोटी सी चीज है, वो तुम सही कर लोगे, ठीक है। ओके, तो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक लाइन है इस तरीके की, हमारे पास लाइन है इस तरीके का, मान लो एक लाइन दिया मैंने 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया। ऊपर अब भूल जाओ, इंटरसेक्शन भूल जाओ, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है। अगर 3x प्लस 2y कोई भी लाइन दिया हुआ है, समझ रहे हो, तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 5, है ना, y इज इक्वल टू लिखूं -3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं। तो जब भी अगर हम y इज इक्वल टू इसको -3/2x प्लस 5/2 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं a प्लस b बाई सी लिखा होता है तो उसको हम a बाई सी प्लस b बाई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होता है। एलसीएम लेकर सॉल्व करना, वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया किसी भी इक्वेशन को, तो x के साथ जो भी वैल्यू आती है, x के साथ जो भी वैल्यू आती है इसको बोलते हैं स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा वही हो जाता है उस लाइन का स्लोप। 5/2 क्या हो जाता है उस लाइन का y इंटरसेप्ट। अब बच्चे हैंग करते हैं कि सर स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है। अब बात को समझो ध्यान से। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, जिन लोगों को पता है कि जो लाइन x एक्सिस के साथ, जैसे मान लो कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। ये जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है वो इस चीज को इग्नोर कर देना कि स्लोप क्या होता है, उससे मतलब नहीं है, स्लोप पे ध्यान मत देना। जिनको ट्रिगो नहीं आता है वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो उतना जरूरी नहीं है अभी तुम्हारे लेवल पे। बस इतना समझना अभी तुम फिलहाल कि इसको स्लोप कहते हैं। जो भी x के साथ रहेगा, y को अकेला कर दो एक तरफ, बाकी सबको ले जाओ दूसरी तरफ, जो भी x के साथ आ गया वही स्लोप कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये कोई लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, तो ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब ये अगर x एक्सिस है हमारा तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ है ना, क्योंकि अगर इस लाइन के इधर को जाएंगे तो ये तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाता है, सपोज करो ये एंगल बनाया थीटा, इस थीटा का जो tan होता है, tan ऑफ दिस थीटा विल बी स्लोप। इसी को स्लोप कहते हैं, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि ये कोई लाइन है, ठीक है, यहां पे ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये कोई लाइन है। मैंने तुमसे बोला कि ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब कि लाइन के राइट साइड से जो भी एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल इसने बनाया, मान लो 60 डिग्री बनाया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि बच्चे ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी है, तो हम बोलेंगे m इज इक्वल टू m को ही स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सीधे बोलेंगे tan 60, यही इसका स्लोप होगा। और जिनको ट्रिग्नोमेट्री पता है उनको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का स्लोप √3 है। स्लोप मतलब बेसिकली झुकाव, कि लाइन x एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है, दैट इज स्लोप। क्लियर है। अब अगर कोई ऐसा लाइन हो,
मान लो कोई लाइन इस तरीके से हो, जरूरी थोड़ी है कि वैसे ही लाइन होगा, ऐसे लाइन हो, तब कौन सा एंगल होगा? तो क्या बच्चे बोल देते हैं तुरंत से ये वाला? ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव। मतलब अगर लाइन यहां पे एक्स एक्सिस को कट किया है तो इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। इधर तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल लोगे, ये वाला जो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये अगर अल्फा है तो बोलेंगे tan अल्फा जो होगा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। बस इतना ही है स्लोप में फिलहाल। अब बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो वाई इंटरसेप्ट होता है कि वाई एक्सिस को, देखो यहां जो वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई एक्सिस को लाइन किस पॉइंट पे कट किया है वही पॉइंट वाई इंटरसेप्ट होता है। जैसे इस केस में यहां पे कट किया है वाई एक्सिस को, देखो ध्यान से, यहां पे कट किया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी, दिस लेंथ इज वाई इंटरसेप्ट, दिस लेंथ इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट, सपोज करो कि ये पॉइंट हमारा कोई सी है, ठीक है, वाई एक्सिस पे सी पे कट किया है ये लाइन, सी पॉइंट पे, तो ये जो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, इसकी जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ ये सी के इक्वल ही होगी ना, है ना? क्यों? क्योंकि मान लो कि ऐसा, देखो ध्यान से, ये हमने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये एक लाइन है जो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एक लाइन है जो इस 3 से पास कर रही है ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने पूछा कि इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो सीधे सीधे बोलो जहां पे लाइन कट कर रहा है वही वाई इंटरसेप्ट हो गया। मतलब कि हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये लाइन का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, वाई एक्सिस को कितनी दूरी पे ओरिजिन के बाद कवर किया है, तो बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट कितना है, 3 यूनिट, या वाई इंटरसेप्ट कितना है तो सिर्फ 3 बोल दो। बात समझ में आ रही है? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट किया रहता है। ठीक, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, सेम यही डेफिनेशन है, एक्स इंटरसेप्ट जिस जगह पे लाइन एक्स एक्सिस को कट किया रहता है। तो एक नोट करके लिख लो यहां पे, पहले तो स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, tan क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला tan है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, अभी सब एग्जांपल दूंगा, जिनको नहीं समझ में आया एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल देखोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कट बाय द लाइन इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। किसका, वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन, जिस लाइन ने कट किया है उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट। उसी तरीके से कोई पूछे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट लिख लो, दिस इज पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब कहां से, तो नॉर्मली फ्रॉम ओरिजिन, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन cut by the line is called x intercept of that line। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे एग्जांपल को समझो। मान लिया मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, बिल्कुल इस समय एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अभी जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। ये एक लाइन है, इस पे एक लाइन है जो ऐसे पास कर रहा है, ठीक, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये पॉइंट सपोज करो तुम्हारा 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 5 है। ठीक, अब क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है कि वाई इंटरसेप्ट कितना है इस लाइन का, वाई इंटरसेप्ट 4 है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है इस लाइन का, 5 है। अब बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर एक्स इंटरसेप्ट यहां पे तो निगेटिव साइड में है, तो यहां माइनस, पहली बात तो यहां माइनस लगाओ सब पे, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है,
तो अब तुमसे पूछा जाए कि y इंटरसेप्ट कितना है तो बोलेंगे -5 ना कि 5। क्या बोलोगे? -5। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहां कट किया है, तो -5 पे कट किया है, तो x इंटरसेप्ट -5 हो गया, y इंटरसेप्ट 4 हो गया। अब यहां से ट्विस्ट शुरू होगा, जरा मेरी बातों को गौर से सुनना। अगर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पे लाइन y एक्सिस को कट किया है, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बताओगे? 0,4 बताओगे कि नहीं बताओगे? क्यों बताओगे? क्योंकि एनी पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 0 है ना, देखो ध्यान से। और y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है, जो x इंटरसेप्ट जिसको कह रहा हूं, ये x एक्सिस को तो कट कर रहा है -5 पे, बट इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, x तो -5 होगा और y 0 होगा। मतलब बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो चाहे दुनिया का कोई भी लाइन हो, अगर उसने y एक्सिस को कट किया है, दुनिया का कोई भी लाइन हो, अगर उसने y एक्सिस को कट किया है तो वो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे ही लाई करेगा। इसका मतलब कोई भी लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x 0 होगा। अब ध्यान से देखो, और जो वहां पे y होगा वही y इंटरसेप्ट होगा। तो अगर कहीं पे भी ऐसा दिख जाए कि एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट है 0,4, तो आओ देखना नताओ, 0,4 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि इसका सर x 0 है। तो वो सारे पॉइंट्स एक्चुअली एक लाइन के लिए एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो उस लाइन पे भी हो और y एक्सिस पे भी रहे, वो लाइन या वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है y इंटरसेप्ट। यानी कि ये जो पॉइंट है इसका जो y कोऑर्डिनेट है यही तो y इंटरसेप्ट है। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वही तो x इंटरसेप्ट है। मतलब कि हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं बच्चों कि सर ये जो लाइन है इसके इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो जो y मिलेगा वही y इंटरसेप्ट होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल हां। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर ये जो लाइन है इस लाइन में अगर मैं y = 0 रख दूं तो जो x मिलेगा क्या वही x इंटरसेप्ट होगा, तो बोलेंगे हां। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चे ये तो इस लाइन पे भी लाई करेगा और y एक्सिस पे भी लाई करेगा, तो ये तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, है ना। तो सिंपल सा तरीका यही है, कोई भी लाइन देके अगर तुमसे पूछा जाए कि y इंटरसेप्ट बताओ तो उस लाइन में चुपचाप x को 0 रख देना, जो भी y मिलेगा वही y इंटरसेप्ट होगा। नोट करो, फटाफट नोट करो। नोट पहला, पुट x = 0 in the equation of a line to get y intercept of that line। सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट सीधे सिंपल यही, पुट y = 0 कहां? इन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन टू गेट क्या? y = 0 रखने पे x इंटरसेप्ट, टू गेट x इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और स्लोप, उम्मीद है कि यह चीज समझ में आया होगा।
अब जैसे एक एग्जांपल लिखो, मैंने ऐसा दिया तुम्हें कि फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मैंने बोला कि भाई y इंटरसेप्ट निकालो या x इंटरसेप्ट निकालो, तो अभी अभी हमने पता है क्या पढ़ा है कि अगर सर x इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन में 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 0 कर दिया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ गया -9/3, यानी y की वैल्यू आ गई -3। ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। भाई साफ साफ तो लिखा हुआ था ना कि y को, अच्छा सॉरी, y इज इक्वल टू नहीं, ये x इज इक्वल टू आया है, दिस इज x की वैल्यू, y तो 0 रख दिया, मतलब हमें x इंटरसेप्ट चाहिए होगा, तो y को चुपचाप 0 रख दो, आंख बंद करके बिना किसी से बात किए, y को 0 रखा, x मिल गया खुद ही -3। अब अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना हुआ तो क्या किसको 0 रखेंगे, सिंपल सी बात है, आधे बच्चों को समझ में आ गया होगा। y इंटरसेप्ट के लिए सर पुट x इज इक्वल टू 0। भाई अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कर दो, तो 3 इंटू 0, देखो इस इक्वेशन को मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी 5y प्लस 9 की वैल्यू हो गई 0, तो y इज इक्वल टू -9/5। यही क्या हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, खत्म आंसर, बच्चों वाला चीज है। ये हमारा निकला था x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, तुम लोग प्रैक्टिस करना, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 3x माइनस 5y/7 इज इक्वल्स टू 11। आंसर लिख दे रहा हूं मैं, तुम लोग मैच कर लेना कि ये तुम लोगों का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं आ रहा है। y इंटरसेप्ट जो आएगा वो आएगा -77/5, x इंटरसेप्ट जो आएगा वो आ जाएगा 11/3। ये आंसर मैच कर लेना, सिंपल है। y इंटरसेप्ट के लिए x 0, x इंटरसेप्ट के लिए y 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तुम्हारा स्लोप खत्म हो गया, y इंटरसेप्ट खत्म हो गया। तो एक चीज मैं स्लोप पे भी करा देता हूं, मान लो ऐसा पूछा जाए तुमसे, मैंने अभी अभी ब्रीफ करता हूं इस पूरे लेक्चर को, जो अभी मैंने सुनाया कहानी उसको मैं ब्रीफ करता हूं, एक जगह समरी कर देता हूं। देखो ब्रीफ, सबसे पहला मैंने क्या लिखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन in slope and intercept form is y is equal to mx plus c। इसका मतलब है कि जो भी कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो y को एक तरफ अलग रखा जाता है, मतलब सिर्फ y सॉरी सिर्फ y, ना ही 2y, ना ही 3y, ना ही -y, ओनली y, सिर्फ और सिर्फ y, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बाकी की चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। ऐसा करने पे जो भी x के साथ आएगा उसको स्लोप बोल देंगे, और जो कांस्टेंट बच जाएगा उसको y इंटरसेप्ट बोलोगे। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या कहा था, सबसे स्टार्टिंग में देखोगे, सबसे ऊपर चलो, यहां पे आ जाओ। हमने क्या किया था, ये इक्वेशन गिवन था, हमने अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन में लिखेंगे तो y को एक तरफ मैंने अलग कर दिया, ये देखो y सिर्फ y है, बाकी सब अलग हो गए। तो जो भी x के साथ था उसको बोल दिया स्लोप, जो भी कांस्टेंट बचा उसको बोल दिया y इंटरसेप्ट। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, मान लो -5x माइनस या +8y इज इक्वल्स टू 40। इस लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है।
तो अभी अभी एक बच्चा तो ओवर स्मार्ट बनेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा अरे सर क्या घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, वाई इंटरसेप्ट निकालना है ना तो चुपचाप x इज इक्वल टू 0 रख दो। तो ये हो गया -5 इंटू 0 प्लस 8y इज इक्वल्स टू 40, यानी y इज इक्वल्स टू 40/8 यानी 5। y इंटरसेप्ट 5 हो गया, उस बच्चे का आंसर y इंटरसेप्ट 5 आ गया। तो वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल 100% सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ना कि जब भी y इंटरसेप्ट निकालेंगे x को 0 रख देंगे, x 0 तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अभी पढ़ा है तो निकाल दिया। बट हमने अभी जो ये क्वेश्चन लिखा है वो किसी और चीज को समझने के लिए लिखा है, तो हम उस मेथड से ट्राई करते हैं कि हमारा क्या आ रहा है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो उस मेथड से अगर देखें हम, तो हमने क्या बोला था कि सर हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो है -5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 40। और अभी अभी सर हमने क्या कहा था कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि y हमारा अकेला एक तरफ बच जाएगा बस। तो अलग y को अलग करना शुरू किया, तो 8y इज इक्वल टू उधर लेके गए -5x को, तो बन गया 5x प्लस 40। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x प्लस 40/8, यानी y की वैल्यू हो गई 5x/8 प्लस 40/8, यानी y को लिख सकते हैं 5/8x प्लस 5। 40 चला जाएगा ना 8 से 5 बार में। ये हमारा, ये दोनों सेम इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। करके देखना, एलसीएम लेकर सॉल्व करके ट्राई करना। यही इक्वेशन को मैंने फॉर्म लिखा है, बस अलग फॉर्म चेंज किया है। अब फायदा क्या होगा इस फॉर्म में लिखने का? तो इस फॉर्म में लिखने का यह फायदा हो गया कि सर हमें पता चल गया कि जो भी वैल्यू x के साथ है ये स्लोप हो जाएगा, और जो अलग बच गया दैट इज y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल्स टू 5/8 और y इंटरसेप्ट 5। अभी हमने पहले मेथड से भी निकाला था, तो y इंटरसेप्ट कितना आया था 5 ही तो लाए थे हम। यहां पे देखो इधर भी y इंटरसेप्ट 5 ही आया है ना। तो इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। एक और लिखो, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 7x माइनस 3y/2 इज इक्वल्स टू 5। अलग से लिख देता हूं, ऑफ 7x माइनस 3y/2 इज इक्वल्स टू 5। तो चुपचाप मैंने क्या करना है सर, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। अभी तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखने के लिए सर y को अकेला करो, तो करो। y को धीरे धीरे अकेला करना शुरू किए, 7x को उधर ले गए तो -7x प्लस 5 हो गया। y को अकेला किया तो -7x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई -3/2, यानी y की वैल्यू अब हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि x वाले को अलग करना पड़ेगा, कांस्टेंट वाले को अलग करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा है स्लोप। बिना अलग किए कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं, यह बात याद रखना। तो ये क्या बनेगा, -7x डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3/2। फर्दर जब सॉल्व किया तो माइनस माइनस उड़ गया, बचा क्या, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 14x/3 माइनस 10/3 बन जाएगा। तो अब सर स्लोप हो गया 14/3 एंड y इंटरसेप्ट हो गया -10/3। ये नहीं बोलोगे 10/3, क्यों? ये पूरा y इंटरसेप्ट होता है। कुछ बच्चे 10/3 टिक करके आ जाते हैं, उनका गलती हो जाता है। y इंटरसेप्ट माइनस के साथ आएगा। यहां पे +5 था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहां +5 था, इसलिए सिर्फ 5 लिख दिया, बट यहां -10/3 है तो पूरा ही लिखेंगे ये हो गया स्लोप। अब नोट करके लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इफ two lines are parallel. If two lines are parallel, then their slope is equal.
यानी अगर एक का स्लोप मान लो m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 और m2 बराबर होंगे। ठीक है, मतलब अगर दो लाइन इक्वल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप इक्वल होगा बच्चे। और दूसरा कंडीशन ये है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप इज नहीं, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। जी हाँ, -1। ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करोगे दिमाग खुल जाएगा। क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रेस्ट करके दोबारा समझना, बट यहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए तुमसे कि चेक वेदर द गिवन लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, गिवन लाइंस मतलब मैं दो लाइंस दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दो लाइन दिया, एक ये दिया x/2 प्लस y/2 y/5 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, और इसी के साथ जो दूसरा लाइन दिया है मैंने, वो दिया है 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -77। तुम्हें बस चेक करना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर हमें सबसे पहले दोनों लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। देखो मैं आंसर निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले तो स्लोप के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो y को अलग करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, तो करो। y को अलग करना शुरू कर दिए, x उधर जाके -x/2 प्लस 21 बन गया, यानी y इज इक्वल टू 5 टाइम्स -x/2 प्लस 21 बन गया, यानी y की वैल्यू सर -5/2x प्लस 5 1 जा 5 5 2 जा 10। हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप से मतलब है। तो इस लाइन का जो स्लोप आया वो -5/2 आया सर। ठीक, क्यों? क्योंकि सर जो x के साथ होता है ना वही स्लोप होता है, तो ये स्लोप आया। सर जो आपने दूसरा लाइन दिया है उसका भी स्लोप निकालेंगे, तो भाई y को अलग करो, तो कर रहे हैं। -5y इज इक्वल्स टू 2x को उधर ले गए, -2x -77, यानी 5y को लिखा तो यह आ जाएगा -2x -77 बाई -5। y की वैल्यू -2x बाई -5 -77 बाई -5। क्या हो गया? y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, 2x बाई 5 प्लस 77 बाई 5। बात समझ रहे हो? तो बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन आया है तुम्हारा, ये क्या आ गया? इसका स्लोप m इज इक्वल टू सर 2/5 हो गया। तो ये क्या, ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल हैं स्लोप। एक -5/2 है, एक 5/2 है, इक्वल है? तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। क्यों नॉट पैरेलल? क्योंकि सर इनका तो स्लोप ही इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर, तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर के लिए दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, एक का स्लोप था -5/2, दूसरे का स्लोप था 2/5। तो दोनों को जब कैंसिल किया तो हमारा आ गया -1। मैंने कहा अरे भाई, जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आ गया तो ये दोनों लाइन
परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहां तक? अगर है तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत आसानी से बताया है मैंने। एक और क्वेश्चन देखो, देखो जरा एक और क्वेश्चन का उसी में देखो कि क्या, यही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था कि बताना है पैरेलल है या परपेंडिकुलर। सेकंड पार्ट लिखो, सेकंड क्वेश्चन। एक है 4x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर इसको काट दो, दूसरा लाइन लिखो। एक दूसरा लाइन मैंने दिया 0.6x प्लस 0.4y इज इक्वल्स टू 177, ये पहला लाइन हो गया। और दूसरा लाइन जो मैंने दिया वो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 68। मैंने बोला कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर हैं? तो तुम बोलोगे कि चेक करना पड़ेगा सर, तो बोलेंगे चेक करो। तो y को अलग किया, 0.4y इज इक्वल टू माइनस 0.6x प्लस 177, y इज इक्वल टू माइनस 0.6x प्लस 177 डिवाइडेड बाई 0.4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 0.6x बाई 0.4 प्लस 177 बाई 0.4। तो हमें मतलब तो सिर्फ x के साथ वाले से है, तो क्या किया, पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 6x बाई 4 प्लस 177, ऊपर 0 कर दिया तो नीचे भी 4 आ गया, 2 से कट गया 3, 2 से कट गया 2, यानी y इज इक्वल्स टू 3x बाई 2 प्लस 1770 बाई 4। ये हमारा हो जाएगा y इंटरसेप्ट। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो मतलब सिर्फ स्लोप से है, तो इस लाइन का स्लोप आ गया 3/2, m1 इसका नाम दे दिया m1। पहले लाइन का स्लोप 3/2 जो x के साथ है। दूसरे लाइन का स्लोप निकालो भाई फटाफट। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरा लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 68, तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 68, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 68 डिवाइडेड बाई माइनस 3। y की वैल्यू माइनस 2 बाई माइनस 3x प्लस 68 बाई माइनस 3, यानी y क्या बन गया, 2x बाई 3 माइनस 68 बाई 3। कहीं गलती हुआ है? गलती हुआ है, यहां गलती हुआ है। ये देखो, ये माइनस 0.6x बाई 0.4 था ना, यहां हमने माइनस लिखा ही नहीं है। ये जो माइनस है वो यहां भी तो आएगा ना, ये हम लिखना ही भूल गए, तो यहां पे हम इसको माइनस लिखेंगे, तो ये भी यहां माइनस आ जाएगा, तो इसका स्लोप माइनस 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, इसमें स्लोप कितना आएगा, x के साथ 2/3 है, तो इसका जो स्लोप हो गया वो 2/3 हो गया। तो क्या भाई फर्स्ट कंडीशन माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2/3 है क्या? तो नहीं, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3/2 इंटू 2/3 किया, 2 कैंसिल, 3 से -1 आ गया। इसका मतलब है यस दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर लाइंस है। क्लियर है? अब कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं ना कि अगर पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल ही होगा। अरे भाई कोई जरूरी है? दो लाइन या तो ऐसे हो सकते हैं या तो ऐसे हो सकते हैं परपेंडिकुलर, या तो ऐसे भी तो हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग। भाई दो लाइन कभी भी ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा या तो पैरेलल होंगे या तो परपेंडिकुलर होगा, या कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, है ना। तो अगर मान लो तुम्हें ये लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, चेक करो जरा ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इंटरसेक्टिंग है। तो क्या करेंगे, शुरू हो गए सर, पहले का स्लोप निकाला, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 11, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 11/3। अब ये डायरेक्ट करने के काबिल हो चुके हो। तो यहां से बोला कि भाई इसका स्लोप तो सर आ गया -2/3। मैंने कहा वेरी गुड। अब बोलोगे कि सर दूसरे लाइन का स्लोप निकाला,
तो -3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, तो 5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7, तो y इज इक्वल्स टू 3/5x प्लस 7/5। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया? 3/5 है ना। तो अब इन दोनों को स्लोप को देखा गया तो क्या 2/3 माइनस 2/3 जो है वो 3/5 के इक्वल है? तो बोलेंगे नहीं, नहीं है। इसका मतलब नॉट पैरेलल। तो क्या दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? 2 माइनस 2/3 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई काटा -2/5 आ गया। क्या प्रोडक्ट -1 आया? तो बोलेंगे नहीं, प्रोडक्ट -1 नहीं आया। तो इसका मतलब नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब ये दोनों लाइन ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं तो बिना चेक किए लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइंस कैसे होंगे? ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है पूरा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसको ध्यान से 1-2 बार देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे भी या कैसा लगा, अगर मजा आया पढ़ने में तो कमेंट करके बताना, और अगर बहुत टफ लगा वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को।